शाम ढाले जब हंसी के सितारे लेके आए दिलचस्प इशारे, आओ सुनो तुम इनके संग जहां शब्दों में हो धमाल के रंग। प्रभात है साथ सुनो फिर बात, व्यंगकारों की खास सौगात, हंसी में चुभन बातों में धार, हर कलम का अनोखा विचार। तो सुनिए 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 व्यंग के रंग प्रभात के संग। शाम ढले जब हंसी के सितारे लेके आए दिलचस्प इशारे, आओ सुनो तुम इनके संग जहां शब्दों में हो धमाल के रंग। प्रभात है साथ सुनो फिर बात, व्यंगकारों की खास सौगात, हंसी में चुभन बातों में धार, हर कलम का अनोखा विचार। तो सुनिए 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 व्यंग के रंग प्रभात के संग। आप सुन रहे हैं व्यंग के रंग प्रभात के संग। स्वागत है सभी श्रोताओं का इस खास शो में जिसका नाम है व्यंग के रंग प्रभात के संग। शाम के 4 बज चुके हैं और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रभात गोस्वामी जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका जी। और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हैं हमसे, कुंदन परिहार जी। कुंदन सिंह जी परिहार हमारे साथ जुड़े हैं, देश के वरिष्ठ व्यंगकार, कहानीकार, जिन्होंने उस दौर में लिखना शुरू किया था जैसे मुझे तो इस बात पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि कुंदन सिंह जी परिहार ने 1960 में लेखन शुरू किया था। तब मैं मात्र 1 साल का था, गोदी में खेला करता था और आज मुझे सौभाग्य मिला कि मैं ऐसी शख्सियत से आपको परिचित कराऊं, आपसे मिलवाऊं। क्या बात। नमस्कार सर, स्वागत है आपका बॉक्स एफएम में। जी धन्यवाद धन्यवाद। तो श्रोताओं के लिए एक बार उन्हें एक बढ़िया सा परिचय दे देते हैं कुंदन सर का, श्रोताओं के लिए एक बार। व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम में आज के खास मेहमान एक ऐसे विलक्षण लेखक हैं जिन्होंने उम्र के 86 बसंत पार किए हैं, पर उनकी कलम की धार का पैनापन अब भी बरकरार है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला के ग्राम अलीपुरा में सन 1939 में जन्मे, अंग्रेजी साहित्य एवं अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर तक शिक्षित हमारे मेहमान ने 1960 में लेखन शुरू किया और फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। जी हाँ, हम आपका परिचय करवा रहे हैं अप्रतिम प्रतिभा के धनी, वरिष्ठ व्यंगकार एवं कथाकार श्री कुंदन सिंह परिहार जी से। लगभग 150 कहानियाँ और 250 से अधिक व्यंग रचने वाले श्री परिहार के 7 कथा संग्रह और 6 व्यंग संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें अंतरात्मा का उपद्रव, एक रोमांटिक त्रासदी जैसे अनेक व्यंग संग्रह शामिल हैं। श्री परिहार को मध्य प्रदेश साहित्य सम्मेलन द्वारा अर्पित वागीश्वरी पुरस्कार के साथ राजस्थान पत्रिका द्वारा सृजनात्मक सम्मान सहित अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं। तो आइए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करते हैं श्री कुंदन सिंह परिहार जी का। कैसा लग रहा है हमारे साथ जोड़कर सर? बहुत अच्छा गोस्वामी जी, बहुत धन्यवाद। जी 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 बिल्कुल। एक बार फिर से मैं आपको अतीत के उन गलियारों में ले चलता हूँ जहाँ आपने लिखना आरंभ किया था। कैसा था वो दौर, कौन कौन लोग उस समय प्रमुख रूप से लिख रहे थे और किन ऐसे रचनाकारों से आप प्रभावित भी रहे, आपको प्रेरणा भी मिली? थोड़ा से हमारे श्रोताओं को अगर आप बता सकें तो थोड़ा आनंद आएगा। जी, किशोरावस्था में ही मैं गांव में जब था, अपने अलीपुरा मेरा गांव है जी, और एक बात जरूर मैं बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि अलीपुरा को मेरे डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी ने अब एक अमरता प्रदान कर दी है। अच्छा। अभी हाँ, उनका जो 12 उपन्यास है उसका जो अंग्रेजी अनुवाद आया है उसका शीर्षक अलीपुरा ही है ना, वो मैंने देखा था कहीं। तो इस तरह से उसको अमरत्व प्राप्त हो गया है, क्योंकि वो पृष्ठभूमि उन्होंने वहीं मेरे गांव की रखी थी और उनका जो कस्बा है वो मेरे गांव से करीब 50-60 किलोमीटर दूर मऊरानीपुर है जी। तो मैं बड़ा सम्मानित महसूस किया जब मैंने देखा कि अंग्रेजी का जो वर्षन है उसका उन्होंने अलीपुरा
शीर्षक रखा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किशोरावस्था से ही मुझे काफी पढ़ने को किताबें मिली थी। मैंने अपने गांव में ही एक लाइब्रेरी हम लोगों ने मिलकर बनाई थी, उसमें बहुत सी किताबें थी। तो तभी से प्रेमचंद को और वृंदावन वर्मा के बहुत से उपन्यास हमने पढ़े जी। और उसी समय शरद को भी पढ़ा और देवकी नंदन खत्री तो एक क्रेज थे उस वक्त पर, उनकी बहुत क्रेज थी, तो उनको भी पढ़ा। हिंदी में व्यंग्य लेखक तो ज्यादा नहीं दिखाई पड़ते थे, अन्नपूर्णानंद जी थे, और हास्य लेखक में जीपी श्रीवास्तव जी बहुत पॉपुलर थे जी। हमारे घर में विशाल भारत और चांद की प्रतियां थी कई, जो हमने उस वक्त पढ़ी, और बहुत से व्यंग्यकारों को पढ़ा, अजीम बेग चगताई को पढ़ा, शौकत थानवी को पढ़ा, शफीक रहमान को पढ़ा। तो धीरे धीरे वो किस्सा गोई की इच्छा जो है और चीजों की समझ धीरे धीरे विकसित हुई, तो उसी से ये सिलसिला निकला। फिर बाद में तो खैर बहुत से अंग्रेजी और रूसी उपन्यास पढ़ने को मिले, जैसे जैसे पढ़ने के लायक हुए, अंग्रेजी पढ़ने के लायक हुए, तो फिर तो टॉल्स्टॉय और गोर्की, चेखव, और चेखव तो मास्टर थे कहानियों के और व्यंग्य के भी। उनकी कहानियों में भी जैसा व्यंग्य रहता है वो आपको, उनकी जो गिरगिट कहानी है, नकाब कहानी है, तो वो व्यंग्य ही है। क्लर्क की मौत जो है वो व्यंग्य है। तो धीरे धीरे ये सारी चीजें चार्ल्स डिकेंस को पढ़ने को मिला, हार्डी, थॉमस हार्डी पढ़ने को मिले, तो धीरे धीरे वो किस्सा गोई की जो डिकेंस वगैरह से कुछ सीखने को मिला, टॉल्स्टॉय से कुछ सीखने को मिला। तो पता नहीं, हम बड़ा मुश्किल है ये बताना तो कि कैसी चीजें शुरू हुई, लेकिन भीतर से ही। हाँ, लेकिन एक बात जो मैं महसूस करता हूँ वो ये कि आदमी में संवेदना होना जरूरी है जी। अगर संवेदना और दृष्टि ना हो तो फिर चीजें समझ में नहीं आती हैं और चीजें सही दिशा नहीं लेती हैं। तो ये दोनों चीजें होना बहुत जरूरी है, तभी वो अपने अध्ययन का फायदा उठा सकता है। जी जी जी, बहुत बढ़िया बात कही कि लेखक सफल तभी होगा जब उसके भीतर संवेदनाएं होंगी। मैं एक बात और आपसे पूछना चाहता हूं कि उस दौर में जब आज़ादी के बाद में हरीश शंकर परसाई, शरद जोशी जैसे बहुत मूर्धन्य व्यंगकार थे, उस दौर में व्यंग लिखना कितना चुनौतीपूर्ण था और छपना कितना मुश्किल हुआ करता था, थोड़ा सा इसके बारे में अगर आप बता सकें। वो बताना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हम लोग दूर कस्बों में रहे, नौगांव में, छतरपुर में, तो इसलिए इन चीजों से परिचय बहुत ज्यादा हुआ नहीं। तो जो कुछ भी हुआ वो अपने ही बूते और अपने ही बल पर हुआ, कोई किसी का प्रभाव शुरू में तो कम से कम कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। जो कुछ भी था अपना ही नेचुरल, और जो भी था वो स्वाभाविक ही था, वो किसी से प्रभावित होकर लिखने का। जो पढ़े थे, जो पहले से ही पढ़े हुए थे, जिनके नाम मैंने आपको बताए, तो उनका प्रभाव तो जरूर था। बाकी परसाई जी और शरद जोशी वगैरह के जो साहित्य था वो देर से ही उससे परिचय हुआ। जी, एक बात और, में अधिकांश लेखक हमारे जो हैं कहीं न कहीं गाँव से निकल कर बाहर आए, गाँव में जिनका जन्म हुआ, जिन्होंने उस संस्कृति को देखा, और उनकी रचनाओं में वो एक सौंधी खुशबू भी हुई थी, लोक रुचि भी बहुत थी। लेकिन आज जिस तरह का व्यंग्य लिखा जा रहा है, क्या उसमें आपको वो ग्रामीण संस्कृति कहीं नजर आती है? हाँ, ग्रामीण संस्कृति तो नहीं नजर आती, आपका कहना बिल्कुल सही है। वो उसका तो अभाव दिखता है, और लेकिन होना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए हमको। ग्रामीण संस्कृति में बहुत सी ऐसी चीज है, चरित्र ऐसे मिलते हैं आपको जो कि व्यंग्य के लायक होते हैं, बल्कि कहानियों के लायक ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी व्यंग्य के लायक भी चरित्र होते हैं, तो उनको ग्रहण करना चाहिए हमको। लेकिन वो प्रवृत्ति थोड़ा कम नजर आती है आज के व्यंग्य में। कहानियां भी बहुत लिखी और व्यंग्य भी आप लिख रहे हैं निरंतर। इस लेखन में आपको मन से कहाँ निकटता महसूस होती है, कहानी से या व्यंग्य से? गोस्वामी जी, ये दोनों
लाइनें अलग अलग हैं, दोनों के उद्देश्य अलग अलग हैं, दोनों का नेचर अलग अलग है। जब हम व्यंग्य तो कहीं ना कहीं एक अटैक जैसा है, कहीं हम किसी चीज के खिलाफ जब खड़े होना चाहते हैं, चाहे सरकार के खिलाफ हो, व्यवस्था के खिलाफ हो, या समाज के किन्हीं व्यक्तियों के खिलाफ हो, तो उससे फिर व्यंग्य जन्म लेता है। जबकि कहानी, जैसे प्रेमचंद ने कहा कि साहित्य क्या है, वो जीवन की आलोचना है। तो चित्रण प्रेमचंद जी ने जैसे किया, चित्रण समाज का जब हम चित्रण करते हैं तो फिर वो कहानी में आता है। उसमें किसी के ऊपर सीधा हम आक्षेप नहीं करते हैं या हमको बहुत शिकायत नहीं होती है, केवल समाज का चित्रण करने की कोशिश होती है। इतना जरूर होता है कि जो लेखक होता है उसके पास अपनी दृष्टि होती है, जो कि सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से अधिक भेदक होती है, अधिक नीचे तक पहुंचने वाली, अंतर तक पहुंचने वाली। वो उन चीजों को भी देख लेता है जिनको सामान्य आदमी नहीं देख पाता, और वो थोड़े से बहुत का अनुमान लगा देता है। थोड़ा सा देखेगा, उससे बड़े को समझ लेता है। एक्सरे विजन जैसा मेरे ख्याल से लेखक के पास होता है जी। तो इसलिए वो काफी चीजों को समझ लेता है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात कही आपने जी। और इससे पहले कि हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं, आइए सुनते हैं कुंदन सिंह परिहार जी द्वारा लिखा गया ये व्यंग। सक्सेना सर शहर के नामी स्कूल से रिटायर हुए। उनके स्कूल का प्रताप ऐसा कि शहर के अलावा आसपास के कस्बों के लड़के प्रवेश के लिए पहले वहीं लाइन लगाते रहे। इसीलिए सक्सेना सर के चेलों की संख्या हजारों में है। हर दफ्तर में उनके 2-4 चेले मिल जाते हैं। सक्सेना सर कभी बाजार जाते हैं ना, तो न जाने कहां से प्रकट होकर 10-20 सिर उनके चरणों में झुक जाते हैं। कभी रेलवे स्टेशन जाते हैं तो वहां भी भीड़ से टूटकर 5-10 सिर उनके चरणों को टटोलने लगते हैं। उनके नाती पोते कहते हैं, दादाजी आपको तो चुनाव में खड़े होना चाहिए, आपको बिना मांगे हजारों वोट मिल जाएंगे। सुनकर सक्सेना सर का चेहरा गर्व से दीप्त हो जाता है। उनकी कॉलोनी में भी उनका बड़ा मान सम्मान है। कॉलोनी के युवक युवतियां उनके सामने आते हैं तो आंखें झुका लेते हैं। किसी नेता को कॉलोनी में आमंत्रित किया जाता है तो सक्सेना सर को उनके बगल में बिठाया जाता है। अक्सर नेताजी भी सक्सेना सर के शिष्य निकलते हैं। सक्सेना सर की लोकप्रियता देखते हुए कॉलोनी वासियों ने उन्हें कॉलोनी की कल्याण समिति का अध्यक्ष बना दिया है। काम धाम तो दूसरे करते हैं, उन्हें इसलिए चुना गया है ताकि कॉलोनी अधिकारियों के अनावश्यक हस्तक्षेप और खींचतान से बची रहे। कॉलोनी वासियों के लिए वो तुरुप का पत्ता है जो उस वक्त काम आता है जब दूसरे उपाय फेल हो जाते हैं। कॉलोनी वालों के कुछ जरूरी काम नगर विकास के दफ्तर में अटके हैं। कॉलोनी के सभी प्लॉट लीज पर हैं। उन्हें फ्री होल्ड कराने की मंजूरी ऊपर से आ चुकी है। अब दफ्तरी कार्रवाई बाकी है, जिसके लिए कॉलोनी वासी दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। किसी न किसी बहाने मामला टाला जा रहा है और कॉलोनी वासी परेशान है। लाचार कॉलोनी वालों ने सक्सेना सर का दामन थामा। उनसे निवेदन किया गया कि संबंधित दफ्तर चलकर प्रमुख अधिकारी को दर्शन दें और कॉलोनी वालों की समस्या उनके सामने रखें। सक्सेना सर मान गए और एक दिन सक्सेना सर को दूल्हे की तरह आगे करके 10-12 लोगों की बारात दफ्तर पहुंच गई। सक्सेना सर दफ्तर के बरामदे में पहुंचे तो वहां उन्हें देखकर लोगों के कदम ठमकने लगे, गर्दनें उनकी तरफ मुड़ने लगीं। थोड़ी ही देर में उनके भूतपूर्व शिष्य अपने अपने कमरों से निकलकर आने लगे। थोड़ी देर में उनके चरण स्पर्श के लिए झुके हुए नरमुंडों में छिप गए। सक्सेना सर गर्व से अपने साथ आए लोगों की तरफ देखते रहे। दफ्तर के प्रमुख अधिकारी भी दौड़ते हुए आ गए। बोले, कैसे पधारे सर, फोन कर दिया होता, आपको कष्ट करने की क्या जरूरत थी। सक्सेना सर ससम्मान चैम्बर में ले जाए गए, जहां पूरी मंडली के सामने चाय पेश की गई। मंडली सक्सेना सर को मिल रहे सम्मान से गदगद थी। लोगों ने अपनी समस्या प्रमुख अधिकारी जी के सामने रखी। अधिकारी ने संबंधित लिपिक झुन्नी बाबू को बुलाकर कैफियत ली। फिर सर से बोले, मैं 2-3 दिन में फोन से खबर दूंगा, आप चिंता न करें, हमारे रहते आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर खुश खुश लौट आए। उनकी मंडली के पांव जमीन पर नहीं थे। सक्सेना सर का जलवा ही अलग है। काम हुआ ही समझो। 2-3 दिन की जगह हफ्ते से ऊपर हो गया, लेकिन दफ्तर से कोई फोन नहीं आया। लोग बेचैन होने लगे। एक बार फिर सक्सेना सर से अनुरोध किया गया। एक बार फिर सक्सेना सर बारात लेकर दफ्तर पहुंचे। एक बार फिर दफ्तर के शिष्य उनके चरणों में झुके, लेकिन इस बार प्रमुख अधिकारी जी बाहर नहीं निकले। सक्सेना सर उनके चैम्बर में घुसे तो वो रूमाल से मुंह पोंछने लगे। झुन्नी बाबू को तलब किया गया। वे आए और मिनमिनाते हुए साहब को कोई दिक्कत बताते रहे जो मंडली की समझ में नहीं आई। साहब सक्सेना सर से मुखातिब हुए, बोले,
आप फिक्र न करें, मैं 2-3 दिन में पक्का देख लूंगा। अभी कुछ बिजी हो गया था, मैं फोन करूंगा, आप निश्चिंत रहें। बारात फिर लौट गई। फिर 8-10 दिन गुजर गए, लेकिन उस तरफ सन्नाटा ही रहा, कोई फोन नहीं आया। कॉलोनी वाले फिर छटपटाने लगे। 1-2 लोग कहीं से झुन्नी बाबू का फोन नंबर ले आए। डरते डरते फोन लगाया, झिझकते हुए पूछा, झुन्नी बाबू, हम लोग सक्सेना सर के साथ आए थे, हमारे लीज वाले मामले का क्या हुआ? उस तरफ से थोड़ी देर सन्नाटा रहा। फिर झुन्नी बाबू बोले, भैया काम कराना हो तो सही रास्ते से चलो, सक्सेना सर के साथ आओगे तो उनके सामने मन की बात कैसे होगी? सब लोग पांव ही छूते रहेंगे, आगे कुछ नहीं होगा। इसलिए जिसका काम है वो आकर बात करे। काम कराना हो तो अब सक्सेना सर को लेकर मत आना। तब से कॉलोनी के लोग सक्सेना सर से कन्नी काटते फिर रहे हैं। वे सामने आते दिखते हैं तो लोग दाहिने बाएं से निकल जाते हैं। वे तीसरी बार भी उस दफ्तर में जाने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें ले जाने वाले गायब हैं। सुना है कि लोग मन की बात करने के लिए अलग अलग झुन्नी बाबू के पास पहुंचने लगे हैं। आप सुन रहे हैं व्यंग के रंग प्रभात के संग। इससे पहले कि बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए, आइए सुनते हैं विवेक रंजन श्रीवास्तव द्वारा दी गई टिप्पणी इस व्यंग पर। मैं भोपाल से विवेक रंजन श्रीवास्तव, बॉक्स एफएम के सभी श्रोताओं को प्यार भरा हार्दिक नमस्कार। दोस्तों, प्रोफेसर कुंदन सिंह परिहार मेरे लिए यह उस शख्स का नाम है जिनके लेखन को उनकी उम्र की सीमा कभी रोक नहीं सकी। वे निरंतर प्रेरक और बेहतर लिख रहे हैं। ये जो प्रस्तुत कहानी है, सक्सेना सर की कहानी, उनकी अनुभवजन्य कथा प्रतीत होती है। व्यंग समाज के दोहरे चरित्र को उजागर करता है। भ्रष्टाचार, नौकरशाही और सामाजिक प्रतिष्ठा के खोखलेपन, इन पर व्यंग करारी चोट कर रहा है। सम्मान और भ्रष्ट व्यवस्था के बीच का विरोधाभास व्यंग का केंद्र बिंदु है। सक्सेना सर, जिनके चरण स्पर्श कर हजारों शिष्य उनका अहम तृप्त करते हैं, वे भ्रष्ट तंत्र के सामने बड़े निरीह प्रमाणित होते हैं। सक्सेना सर की लोकप्रियता जो सतही सम्मान तक सीमित है, भ्रष्टाचार की जटिलताओं में दफ्तर की 2 यात्राएं और हर बार 2-3 दिन का झूठा आश्वासन नौकरशाही की टाल मटोल नीति को उजागर करते हैं। झुन्नी बाबू का संवाद सही रास्ते से चलो भ्रष्टाचार की ओर स्पष्ट इशारा है। इसे बड़े प्रतीकात्मक ढंग से परिहार जी ने लिखा है। मन की बात करने के लिए रिश्वत अनिवार्य है। सक्सेना सर का सम्मान केवल दिखावे का है। वास्तविक सत्ता दफ्तर के बाबुओं के हाथ में है। अधिकारी शिष्य बेबस है। समाज में लोग किसी भी प्रतिष्ठा का लाभ उठाना चाहते हैं, पर व्यवस्था से टकराते ही वे उसी व्यक्ति से कन्नी काटने लगते हैं, क्योंकि उनका मूल उद्देश्य काम निकलवाना है। नैतिकता की जगह व्यवहारिकता हावी हो जाती है। साधारण भाषा में गहरी बात कही गई, अंततः भ्रष्ट तंत्र विजयी होता है। इस ढंग से व्यंग यथार्थवादी है। यह व्यंग न केवल नौकरशाही बल्कि उस सामाजिक मानसिकता पर भी प्रहार करता है जो आदर्श समाधान के बजाय जीवन में शॉर्टकट ढूंढती है। तो ये थे विवेक रंजन श्रीवास्तव भोपाल से, हमारे साथी वरिष्ठ व्यंगकार कहानीकार, जो कुंदन सिंह जी परिहार के व्यंग्य पर समीक्षात्मक टिप्पणी प्रस्तुत कर रहे थे। धन्यवाद विवेक जी। एक बार फिर से स्वागत है सर आपका। मैं एक बात और आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको लिखते हुए 65 साल बीत गए। इन 65 सालों में बहुत से पड़ाव आपने देखे होंगे, कुछ खट्टे मीठे अनुभव भी हुए होंगे। ऐसे कुछ अनुभवों को अगर हमारे श्रोताओं के साथ आप साझा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं 1-2 अनुभव आपको परसाई जी के साथ जो मेरे हुए उनको बता सकता हूँ। जी स्वागत। जो मेरा पहला व्यंग्य संग्रह था अंतरात्मा का उपद्रव, उसके लिए मैं परसाई जी के पास गया और मैंने उनसे निवेदन किया कि उसके लिए छोटा सा एक फ्लैप मैटर लिख दें। लेकिन उन दिनों परसाई जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वो मानसिक रूप से कुछ बहुत अस्वस्थ थे और उन्होंने किसी से भी बात करना बंद कर दिया था। उन्होंने उस वक्त मुझे कोई जवाब नहीं दिया और मैं लौट कर चला आया वापस। फिर इसके बाद परसाई जी के मित्र मायाराम जी, जो के देशबंधु के प्रधान संपादक थे, वो उनको अपने साथ ले गए रायपुर और उनका इलाज कराया। वो स्वस्थ होकर लौटे।
तो जब वो स्वस्थ होकर लौटे, मैं उन्हें देखने गया, तो उन्होंने स्वयं ही मुझसे कहा कि अब वो आप ले आइए अपनी पुस्तक का जो भी पांडुलिपि है, तो मैं फ्लैप मैटर उसके लिए लिखूंगा। और उसके लिए उन्होंने फ्लैप मैटर लिखकर मुझे दिया, छोटा सा, जो कि मेरी उस किताब में शामिल हुआ जी। तो इस तरह से अच्छे अनुभव उनके साथ के मेरे पास है परसाई जी के। और एक बात और बता दूं कि एक बार मैं शंकर पुणतांबेकर जी जो स्वयं प्रसिद्ध व्यंगकार थे जी, बिल्कुल, वो परसाई जी से मिलने आए थे, और उनकी जो परसाई जी का पैर खराब था, जैसा कि आप जानते हैं, वो उठने की स्थिति में नहीं थे। तो पुणतांबेकर जी ने एक पत्र किसी बड़ी पत्रिका को लिख दिया था कि उनकी मदद करना चाहिए, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो तत्काल परसाई जी ने उसका जवाब दिया था, और उसी पत्रिका को शायद दिया था, वो तो याद नहीं है मुझको। और उसमें उन्होंने लिखा कि मुझे किसी भी तरह की मदद की जरूरत नहीं है, मैं अपनी देखभाल करने में समर्थ हूँ, ये उन्होंने कहा था जी। दूसरी एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि परसाई जी मेरे लिए अद्भुत थे। मैं उनको समझ पाना बहुत मुश्किल था। उनके जिम्मेदारियां उनकी थी, शादी न करने के बावजूद भी बहन की जिम्मेदारियां थी। उसके बाद पैर खराब हुआ तो बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया। इसके बाद भी उन्होंने 2 नौकरियां छोड़ी, सरकारी भी छोड़ी, प्राइवेट भी छोड़ी, है ना, और बिस्तर तक ही वो सीमित होकर रह गए। पूरी तरह से लेखन ही उनकी जीविका का साधन था। लेकिन कभी उन्होंने जैसा खुद लिखा है अपने आत्मकथ्य में, गर्दिश के दिन में, उन्होंने लिखा कि मैंने बेचारा अपने को नहीं बनने दिया। तो हाँ, तो छाती अपनी कड़ी कर ली और बेचारा नहीं बनने दिया। तो ऐसा है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। भले ही वो ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको उनके पास जाकर ही, उनके पास बैठकर ही और उनके आचरण को देखकर ही हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को जीवन में मिला है। जी जी, बिल्कुल। जैसा कि कहा भी जाता है कि आज़ादी के बाद जो व्यंग्य का विकास हुआ और इसे एक स्पिरिट से एक विधा के रूप में पहचान भी मिली। आपने वो दौर भी देखा जब व्यंग्य के लिए संघर्ष होता था, और वो दौर भी देखा जब व्यंग्य स्थापित हो गया और हर तरफ उसकी मांग भी थी, हर तरफ लोग व्यंग्य को पढ़ना चाहते थे। तो इन बदलावों को जो 1960 यानी जब आज़ादी को बहुत ज़्यादा साल नहीं हुए थे, वहाँ की विसंगतियाँ कुछ अलग थी, और आज जबकि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वहाँ कुछ अलग विसंगतियाँ हैं। हालांकि कुछ विसंगतियाँ हर दौर में एक सी रही हैं। तो आप इसका आकलन कैसे करते हैं कि उस दौर की विसंगतियाँ और आज की विसंगतियों में कितना कुछ अंतर आप देखते हैं? उस वक्त का समाज गोस्वामी जी अलग था, लोग पढ़े लिखे कम थे जी, और रूढ़ियां बहुत थी समाज में जो कि धीरे धीरे अब टूट रही हैं। तो सारी स्थितियां अब धीरे धीरे बदल रही हैं। तो जो उस वक्त जो स्थिति थी, जो समाज में रूढ़ियों का जकड़नपन बहुत ज्यादा था, तो जकड़पन बहुत ज्यादा था, तो वो धीरे धीरे अब ढीला हो रहा है और समाज बदल रहा है। तो उसी के अनुसार हम लोगों ने, जैसी स्थिति थी उसी के हिसाब से, उसी के अनुसार हम लोगों ने लेखन किया, उनको पकड़ने की कोशिश की। जी, आज के दौर में आप जो विसंगतियां देखते हैं अपने आसपास बिखरी हुई, वो आपको कितने भीतर तक आहत करती हैं या उद्वेलित करती हैं? ये आपने बहुत संवेदनशील एक प्रश्न पूछ दिया गोस्वामी जी। ये आज की स्थिति मुझे बहुत भयावह लगती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो सामुदायिक विद्वेष है तो बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ है इस वक्त। आपस में लोगों में ये द्वेष जो है वो फैल रहा है, और सत्य की तरफ जो है, सच्चाई की तरफ जो हमारे जो है हमको लीड करने वाले, हमारा मार्गदर्शन करने वाले, तो वहाँ सत्य धीरे धीरे छूटता जा रहा है। उसका
उसका प्रयोग कम से कम हो रहा है। तो इस तरह की ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि जिन्हें देखकर बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। तो और आप देखेंगे कि ये जो शिकायत होती है मन में, पीड़ा होती है मन में, इसी से फिर लिखने की भी इच्छा होती है और हम लोग लिखते हैं उसके बारे में। जी। तो स्थिति बहुत बहुत जटिल है। अभी मैं देख रहा था तो जो हमारे यहाँ पर असमानता की, आर्थिक असमानता की स्थिति है, जो हमारे यहाँ भुखमरी की स्थिति है, हैप्पीनेस का इंडेक्स हमारे यहाँ का जो है, सभी चीजों में हम बहुत नीचे हैं। तो इसीलिए ये सारी चीजें देखकर जो है बहुत मन में पीड़ा तो होती है और वही उसके बारे में भी हम लोग लिखते हैं। जी जी। एक दौर था जब साहित्यिक रचनाओं का समाज पर एक गहरा असर होता था, चाहे कविता थी, व्यंग्य था, कहानी थी, बहुत गहरे तक असर होता था। आज धीरे धीरे वो चीज़ें लुप्त हो रही हैं। आज बहुत से लोग पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आज भी साहित्य समाज को प्रभावित कर रहा है, उसे कुछ और आगे बढ़ने को कहता है, या कुछ प्रेरणा देता है, या किसी कहानी, कविता या व्यंग्य से किसी व्यक्ति के जीवन में कोई बदलाव आ सकता है? क्या आपको ऐसा कुछ नज़र आता है अपने आसपास? अब उसका मूल कारण ये है, वो बहुत कम हो गया है और हम लोगों को तो सबसे ज्यादा महसूस होता ही है। हर लेखक चाहता है कि पाठकों का एक बड़ा वर्ग उसके साथ रहे, उसको समझे, उसके लेखन को। जी। तो जब देखते हैं तो इस चीज में, इस बात में बहुत कमी हम लोगों को दिखाई पड़ती है। और उसका जो कारण समझ में आता है कि एक तो मेटीरियलिज्म, भौतिकवाद बहुत वृद्धि हुई है। आदमी इतना कमाने में और दौड़ भाग में इतना बिजी है कि उसके पास समय नहीं है। दूसरा ऐसा लगता है कि कुछ संवेदना भी उसकी, जो यही पूंजीवाद और जो भौतिकवाद है, इसने संवेदना में भी कमी की है। दूसरा, मैं पूरी तरह से नई पीढ़ी को या पाठकों को बहुत दोष भी नहीं देना चाहता हूँ। उसका कारण ये है कि अब उनके ध्यान दूसरी ओर है, उनकी व्यस्तताएं दूसरी हैं और उसके पास समय बहुत कम है इन चीजों के लिए, पढ़ने के लिए। और एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि अब नई पीढ़ी के पास नॉलेज बहुत है। देखिए, एक बात पर ध्यान देना चाहिए, बहुत से लोग तुरंत ही पाठकों को दोष देने लगते हैं। तो हमें ये भी समझना चाहिए कि अब उसकी जो नॉलेज है, उसका ज्ञान है, हमारी पीढ़ी से बहुत ज्यादा है। अब आपसे बताऊं कि मैं अभी अपने जो ग्रैंड सन्स हैं, ग्रैंड डॉटर्स हैं, उनसे मदद लेकर कुछ ये जो टेक्नोलॉजी का काम थोड़ा बहुत आ जाता है मुझे करना, उनसे मदद लेनी पड़ती है। जी। तो जितना इग्नोरेंस थी, जितना ज्ञान की कमी हम लोगों के और हमसे पहले के जनरेशंस में थी, आज की जो पीढ़ी है वो बहुत प्रबुद्ध है, उसके पास बहुत जानकारी है, बहुत इंफॉर्मेशन है। दिन भर उसको टीवी में और दूसरे साधनों में इंफॉर्मेशन उसको मिलती है। तो जिन चीजों, पहले जो लेखक ये समझता था कि मैं ही ज्ञान देता हूँ और उसके बिना उसके पास ज्ञान पहुंचता नहीं है, मैं जो दृष्टि से देखता हूँ, नया देखता हूँ, तो वो तो मैं ही दे सकता हूँ, तो वो चीज अब खत्म हो रही है। और ज्ञान भले ही वो कहानी के रूप में ना हो, दूसरे रूप में हो, लेकिन जनरेशन के पास ज्ञान तो बहुत ज्यादा पहुंच रहा है उसके पास। तो कई बार जिसको मैं कहानियों को देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि ये अब बचकानी हो गई है ना, कि नई पीढ़ी के लिए इसमें कुछ बचा नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। तो ये एक कारण है कि उसके पास नॉलेज इतना है, नॉलेज का विस्फोट हुआ है इस जमाने में, इतने साधन नॉलेज के उसके पास हैं। तो इसलिए वो उस तरफ उसका रुझान जो है वो कम हो गया है।
जी बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया बात कही है कि जिस तरह से एक तरह से नॉलेज का विस्फोट सा हो रहा है, हमको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है ज्ञान से, लेकिन उसके बावजूद वो क्या कारण है कुंदन सिंह जी कि पाठकों में किताबें पढ़ने के प्रति अब रुझान धीरे धीरे कुछ कम हो रहा है? हाँ, तो वही आपसे मैंने कहा कि उनकी जो व्यस्तताएं हैं वो दूसरी तरह की है। अभी आप प्रत्यक्ष देखें आज की पीढ़ी के बच्चों को, तो सुबह से लेकर शाम तक उनके लिए बहुत व्यस्तताएं हैं। जैसा फुर्सत पिछली पीढ़ियों के पास होती थी, समय जैसे उनके पास होता था, अब नई पीढ़ी के पास वो उतना समय नहीं है। वो चाहे वो स्कूल कॉलेज में हो या चाहे नौकरी में हो, उनकी आप देखिए ना कि वर्किंग आवर्स कोई बचे नहीं है, कोई रहे नहीं है जी। कोई भी कंपनियों में आप देखिए तो 9 बजे 10 बजे तक तो काम करना सामान्य हो गया है। बिल्कुल। तो इन ऐसी व्यस्तता में जहाँ पर लगातार आदमी व्यस्त रहता हो दूसरी चीजों में, तो इसलिए फिर वो पढ़ने के लिए समय निकाल पाना या पढ़ने को महत्व देना जी, है ना, तो वो फिर उसके लिए संभव नहीं रहता। जी बिल्कुल, बढ़िया बात कही आपने। लेकिन यह भी कहा जाता है कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि पढ़ने की प्रवृत्ति कम हुई है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि अगर आप एक बेहतरीन रचना सृजित करते हैं तो पढ़ने वालों की कमी नहीं है। तो एक मुकम्मल व्यंग्य में वो कौन सी खास बातें होनी चाहिए कि जिससे पाठक उसको शुरू शीर्षक से लेके अंत तक पढ़ने के लिए एक तरह से लालायित हो जाए, उसकी इच्छा हो कि मैं इसको पूरा पूरा पढूं? जी, तो आपने बिल्कुल अच्छा प्रश्न पूछा है। तो एक तो ये है कि जो भी समस्या या सब्जेक्ट आप उठाते हैं तो वो रेलेवेंट होना चाहिए, मतलब आज के पाठक के दिलचस्पी का होना चाहिए, जिसमें वो दिलचस्पी ले सके। ऐसा नहीं है कि आप ही निर्णायक बनकर बैठे रहें कि जो भी हम लिख देंगे वो पढ़ लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो उसकी दिलचस्पी जिन विषयों में है जी, उनको समझने की कोशिश करना चाहिए और फिर उसी के अनुरूप भाषा होनी चाहिए। परसाई जी ने खुद लिखा है कि मैं जानबूझकर सरल भाषा, ऐसी भाषा लिखने की कोशिश करता हूं जो कि मेरे पाठकों तक संप्रेषण सीधा हो। जी, उन्होंने इस बात को लिखा है। तो प्रेमचंद भी सरल भाषा के ही लिखते थे और उसी के पक्षधर थे। तो ये बात आप देखेंगे, पहली बात तो ये है कि जो विषय हो वो उसके दिल के निकट होना चाहिए, उसके लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए, उसके लिए रेलेवेंट होना चाहिए, ये जरूरी है। जी। और फिर ये है कि उसकी भाषा में कुछ चुटीलापन भी हो, जो ऐसी भाषा हो जिसको पढ़ने में उसकी दिलचस्पी बनी रहे। तो फिर ये है कि वो अंत तक जरूर पढ़ेगा इन शर्तों को अगर आप पूरी करेंगे। तो मैं कुछ पंक्तियां, 3-4 पंक्तियां परसाई जी की पढ़ता हूँ आपके सामने। जी, मैं एक बार आपको रोकना चाहूँगा, फिर हम सुनेंगे पंक्तियां। बिल्कुल, परसाई जी की पंक्तियां कौन नहीं सुनना चाहता। लेकिन लंदन से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो कुछ आपसे पूछना चाह रहे हैं। हेलो, नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ सुनना ना, शुद्ध हिंदी, इस तरह की व्यंग की बातें बहुत ही अजीब लगती हैं। यहाँ पे बहुत कम सुनने को मिलती हैं, अजीब इन द सेंस। मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ यहाँ कि जैसे यंग जनरेशन जो है वो बहुत इंटरेस्ट लेती है पढ़ने में, इसमें कोई शक नहीं है, वो पढ़ते हैं, लेकिन फिक्शन नॉवेल्स उनके अपना एक रीडिंग हैबिट्स है। अपन हिंदी जो शुद्ध लिखते हैं व्यंग में, जिस तरह की हिंदी होती है वो उनके लिए थोड़ी सी दुष्कर होती है समझने में, और सटायर है उसको, ऐसा नहीं है मीम की दुनिया में वो बहुत आगे हैं व्यंग करने में, ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं समझते हो। लेकिन किस तरह से, जैसे आपने भी बोला इंटरव्यू में भी, कि सरल हिंदी, सरल शब्दों का प्रयोग हो जिससे कि आम जनमानस तक छा सके, तो युवाओं को कैसे इससे जोड़ सकते हैं किताबों के माध्यम से, या व्यंग गोष्ठियों में उनको जोड़ के स्टैंड अप कॉमेडी वो करते हैं, तो इसका मतलब हास्य उनके जीवन का अंग तो है, लेकिन उनकी इतर सोच है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, ये तो जिम्मेदारी लेखक की है। और व्यंग्य में तो ये प्रयास हो ही रहा है। परसाई जी का मैंने उदाहरण दिया
कि सरल भाषा सरल हो, संप्रेषणीय हो, ठीक से समझ में आए। और मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर भाषा सरल होगी, संप्रेषणीय होगी, तो उसका अनुवाद करना भी मुश्किल नहीं होगा, अनुवाद भी किया जाता है। यद्यपि ये जो व्यंग्य में अपनी एक ओरिजिनलिटी होती है, उसको फिर से पैदा करना, रिप्रोड्यूस करना कितना संभव होगा ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि व्यंग्य में एक खास लहजा होता है जो वो ट्रांसलेशन में पैदा किया जा सकेगा या नहीं किया जा सकेगा, ये कहना मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन अगर भाषा सरल है और संप्रेषणीय है तो उसमें कोशिश जरूर की जा सकती है। जी बिल्कुल। तो लंदन से मुकुल हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने आपसे सवाल किया और लगता है कि मुकुल तक आपकी बात पहुंची है, उन्होंने आपका जवाब सुन लिया। अब मैं चाहूँगा कि वो जो पंक्तियां हरिशंकर परसाई जी की जिसका आपने जिक्र किया था वो हम सुनना चाहेंगे। जी 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 बिल्कुल। हम श्रोताओं को बता दें कि व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम में आज हम बातचीत कर रहे हैं समय वरिष्ठ व्यंगकार कुंदन सिंह परिहार जी से, जो जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, परसाई नगरी से। अगर आप भी कोई सवाल उनसे पूछना चाहें तो हमारे फ़ोन नंबर 7339990969 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप अपना सवाल कुंदन सिंह जी से पूछ सकते हैं। और अगर आप इस कार्यक्रम को चैट के ऐप के माध्यम से सुन रहे हैं तो चैट रूम में जाइए, अपना नाम लिखिए और अपना सवाल भी पूछिए। हम कुंदन सर से आपके सवाल का जवाब लेने का प्रयास करेंगे। जी कुंदन सिंह जी। आपका कहना सही है कि मेरे व्यंग्य में खुलासा अधिक रहता है, एक सहज भाषा जिसमें मैं अपनी बात अधिकार पूर्वक और प्रभावशाली ढंग से कह सकूं, ऐसी भाषा मैंने अपनाई। मेरी भाषा बहुत सहज है, ऐसी भाषा लिखना सरल नहीं होता। ये परसाई जी का कथन है जी। और इससे बहुत कुछ लोगों की समझ में आया होगा कि किस प्रकार की व्यंग्य की भाषा होनी चाहिए। जी एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगा, क्योंकि आप अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं, आपने अंग्रेजी साहित्य पढ़ा भी है। और जैसा कि हम देखते हैं अमूमन हमारे देश की अगर बात करें तो आज अंग्रेजी साहित्य में जितनी त्वरित गति से किताबें बिकती हैं और पाठकों की बड़ा एक समूह है अंग्रेजी पढ़ने वालों का, क्या वजह है कि हिंदी साहित्य बिल्कुल आदिकाल से खड़ी बोली हो या कुछ और तरह से उसको संप्रेषित किया हो, उसके पाठक शनय शनय कम होते गए और अंग्रेजी साहित्य आज भी बाजार में बहुत ज़्यादा बिकता है, जबकि उसमें लिखने वाले और प्रकाशक बहुत कम हैं। और हिंदी में बहुत प्रकाशक हैं लेकिन लिखने वाले भी बहुत सारे हैं, लेकिन पढ़ने वाले कम हैं। क्या वजह मानते हैं आप? वजह सर ये मानते हैं कि वो एक पीढ़ी को सामने रखकर लिखते हैं जी। जैसे कि वो एक बहुत पॉपुलर किताब थी द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, बहुत बिकी वो। इसी तरह कुछ और भी किताबें हैं। हमारे जो एक लेखक है भारत के ही चेतन भगत जी, उनकी किताबें भी बहुत बिकी। विक्रम सेठ वगैरह हैं, उनकी भी किताबें बहुत बिकी। तो वो एक जनरेशन को ध्यान में रखकर मेरे ख्याल से लिखी जा रही हैं और इसीलिए उनकी जो पूरी जिंदगी और उसी प्रकार की सारी चीजें जो है वो उसके हिसाब से उपस्थित रहती हैं उनकी किताबों में। तो इसीलिए जो वो जनरेशन्स, अलग जनरेशन्स हैं, वो उनको पसंद करती हैं। अल्केमिस्ट जैसे एक उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हुआ, उसको भी मैंने पढ़ा, किंतु कुछ बड़ा एक ऐसा लगा जिसके बड़ा एक रोमांटिक उनको बनाने की कोशिश की जाती है। तो वो जो है वो एक निश्चित प्रकार की का लेखन है। और आपने वो ट्रायलॉजी, शिवा ट्रायलॉजी भी आपने सुना होगा, वो उसके लेखक भी हैं, तो वो भी बहुत बिकी, लाखों में बिकी। तो ये अब मैं ज्यादा इसके बारे में बोलना उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन ये एक नजर दृष्टि रखकर नई जनरेशन्स के ऊपर कि वो क्या पसंद करेंगे, क्या पसंद नहीं करेंगे, उसके हिसाब से वो लिखा जाता है। वो एक सामान्य, जैसे हमारे प्रेमचंद जी ने जिस तरह से एक पूरी समाज को समेटने की कोशिश की,
तो उस तरह का लेखन वो नहीं है। वो सब बहुत प्लान करके लेखन होता है, और उसको जो बेचने का ढंग है वो भी आप देखें तो वो भी बहुत प्लान तरीके का होता है। तो वो एक अलग ही दुनिया है जिसको एक समझना जरूरी है। जी जी, तो इसका मतलब कहीं ये प्रतिध्वनित होता है कि हिंदी साहित्य में मार्केटिंग का अभाव नजर आता है। हाँ, अब लोग कोशिश करते हैं, थोड़े थोड़े लोग कोशिश कर रहे हैं अब, लेकिन वो कितनी सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। जी, ये भी एक विडंबना है कि अंग्रेजी साहित्य लोग जेब से पैसा खर्च करके पढ़ रहे हैं, और हिंदी साहित्य में हर लेखक ये उम्मीद रखता है कि कहीं ना कहीं उसे निःशुल्क या सप्रेम पुस्तक भेंट हो जाए, उसके बाद भी वो पढ़ी जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरी साथी अमायरा बता रही हैं कि कुछ लोग हमसे जुड़ रहे हैं। अमायरा जी, कुछ संदेश हैं सर के लिए जो हम सुनाना चाहते हैं अपने श्रोताओं को। शुरुआत करते हैं सबसे वरिष्ठ व्यंग्यकार रमेश सैनी जी के संदेश से। मैं रमेश सैनी सन 1974 में रमेश चंद्र शर्मा निष्कर के निवास स्थान पर महेश शुक्ल, श्री राम आयंगार, महेश वाजपेयी, श्री राम ठाकुर दादा, कुंदन सिंह परिहार, रमेश सैनी, राजवारी पांडे, श्याम सुंदर सुंदेरे आदि 10-12 युवा साहित्यकार बैठते थे। वे विशेषकर व्यंग और अपनी अपनी रचनाओं के विकास संबंधी सूचना का आदान प्रदान करते। इस तरह हमारा कुंदन सिंह परिहार जी से लगभग पिछले 50 वर्षों का साथ है। परिहार जी कहानी और व्यंग दोनों में पारंगत। उनकी एक कहानी तीसरी बेटा की बहुत चर्चा हुई थी। आज भी उसकी धमक कभी कभी सुनाई पड़ जाती है। बाद में इसी शीर्षक से एक कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था, वह भी हम समकालीनों के दिलो दिमाग में बसा हुआ है। वे व्यंग भी इसी शिद्दत से लिखते हैं। अभी तक उनके शायद 5 या इससे अधिक व्यंग संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। वे अपने आसपास की घटनाओं और पात्रों से विसंगति, पाखंड, भ्रष्टाचार, प्रवृत्ति, विडंबनाओं को उजागर कर पाठक को परोस देते हैं। वे तीखा प्रहार करते हैं, भले उस प्रहार से सामने वाला न तिलमिलाए पर उस पर असर तो करता है, क्योंकि वह गढ़ लगा होता है। उनकी भाषा सहज, सरल, संप्रेषित करती है। शैली में सहजता का आभास होता है, उसमें चमत्कार, मुड़ाव, घुमाव नहीं रहता। इसी से रचना सीधे पाठक तक पहुंचती है। उनका लेखन सदा निचले, दबे, कुचले, शोषित के पक्ष में दिखता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सैनी जी। नमस्कार, मैं प्रभाशंकर उपाध्याय सोईमाधपुर से बॉक्स एफएम पर निरंतर प्रसारित हो रहे व्यंग के रंग प्रभात के संग को सुनता रहा हूँ। आज वरिष्ठ व्यंगकार श्री कुंदन सिंह परिहार पर वार्ता सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। कुंदन सिंह जी वर्तमान समय में संभवतः सबसे उम्रदराज रचनाकार हैं और अभी तक सक्रिय हैं। परिहार जी के व्यंग लेखन से मैं बहुत लंबे समय से परिचित हूँ। अंग्रेजी तथा अर्थशास्त्र और कानून में शैक्षणिक डिग्री हासिल करने वाले, कॉलेज में अर्थ और वाणिज्यिक विषय को पढ़ाने वाले कुंदन सिंह जी का हिंदी साहित्य में सृजन मुझे चौंकाता है। उनका लेखन स्तरीय है और भाषा पर उनका अधिकार है। अतः कुंदन जी की कहानियां और व्यंग बहुत सदा हुआ होता है। उनका कोई संकलन तो मैंने नहीं पढ़ा, अपितु व्यंग रचनाएं यथावत पढ़ता रहा हूँ। व्यंग धारा समूह में उनको सुना है। कुंदन सिंह जी परिहार की सृजन यात्रा निरंतर जारी रहे। ईश्वर से यही कामना है कि वे स्वस्थ और सक्रिय रहे। इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद भाई जी। कुंदन सिंह जी, पुनः आपका स्वागत है। हमारे दो साथी जुड़े और आपके बारे में उन्होंने बातचीत की। बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं। बहुत से लेखकों ने राइटर्स ब्लॉक के बारे में लिखा है कि उनके जीवन में इसका सामना कभी कभी हुआ है कि जब आदमी अपनी मूल धारा से कट जाता है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, कोई आइडिया नहीं आता कि वो कैसा लिखें। क्या कभी राइटर्स ब्लॉक का सामना आपने भी किया, और यदि किया हो तो उस समय आपने उस ब्लॉक का जो एक विराम आता है उस अवधि में आपने क्या और कुछ लिखा था? बहुत मजेदार प्रश्न आपने पूछ लिया गोस्वामी जी। मुझे थोड़ा हंसी आ रही है। राइटर ब्लॉक के झूठा साबित करने के लिए तो मैं बैठा ही हूँ। 86 की एज में, है ना? जी। तो
तो ब्लॉक आता है, ब्लॉक क्यों आता है? अब मैं जैसे उदाहरण आपको दूं कि 4 साल तक मैं अपने कॉलेज में प्रिंसिपल रहा रिटायरमेंट से पहले, तो ब्लॉक आ गया। क्यों आ गया ब्लॉक? इसलिए आ गया क्योंकि मेरा ध्यान पूरा कॉलेज में लगा हुआ था। 24 घंटे मेरे दिमाग में कॉलेज बैठा रहता था कि वहाँ कुछ गड़बड़ी ना हो, कुछ उपद्रव ना हो जाए, कुछ दूसरी चीज समस्या ना हो जाए। तो ब्लॉक, मैं समझता हूँ कि ब्लॉक आना नहीं चाहिए। अगर आप समाज के टच में है, समाज से कहीं ना कहीं आपका रिश्ता बना हुआ है। अब जैसी भारत की स्थितियां इस वक्त है, उसमें ब्लॉक कैसे रह सकता है दिमाग में, जब इतनी स्थितियां हैं जो आपको आंदोलित करती हैं, परेशान करती हैं। कोई कैसे कह सकता है कोई लेखक कि आज मैं परेशान नहीं हूँ, है ना? तो इसलिए ब्लॉक आना, मैं उसके क्या कारण हो सकते हैं? कोई फिजियोलॉजिकल, कोई शारीरिक कारण ऐसे हैं कि कोई रोग हो जाता हो तो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन अदरवाइज अगर आप समाज के टच में है और समाज से आप संवेदना आपकी जागृत है, तो अब परसाई जी ने क्या लिखा था, उनके वाक्य याद कीजिए आप, उनके गर्दिश के दिन में, कि मैं बहुत बेचैन तबीयत का आदमी हूँ और मुझे चैन कभी मिल ही नहीं सकता है। तो क्यों बेचैन है भाई? बेचैन इसीलिए है क्योंकि उनका दुख अपना नहीं है, उनको दुनिया का दुख है ना? हाँ, वो जो अमीर मीनाई का शेर मुझे याद आता है कि खंजर 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 चले कहीं पर तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। तो अगर सारे जहां का दर्द अगर आप अपने जिगर में लेकर बैठेंगे तो फिर ब्लॉक कहाँ से आएगा? ब्लॉक तो कभी रहेगा नहीं। हाँ, अगर कोई शारीरिक व्याधि हो, है ना, कोई बीमारी हो, बीमारी के कारण हो, दिमाग में कोई ऐसा अवरोध उत्पन्न हो जाए तो उसका तो कोई बहुत अलग चीज है। अन्यथा अगर आपका राब्ता बना हुआ है समाज के साथ और समाज के दुख सुख में आप शरीक हैं, समाज की भलाई अगर आप चाहते हैं, समाज का कल्याण, तो कैसे ब्लॉक रह सकता है? मेरी समझ में नहीं आता है। आज भी मैं बहुत परेशान हूँ। गजा में जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, 52,000 लोग मर गए, बताइए, है ना, गजा में। बहुत दुखद। हाँ, तो आपको क्या कहा जाएगा? राइटर का ब्लॉक भी आ सकता है क्या? मेरे और मेरे दुख के बीच में कौन सा ब्लॉक आएगा? और आदमी के रूप में तो मैं महसूस करूंगा उसको। तो इसलिए मैं उसको समझ नहीं पाता हूँ कि क्या ये निश्चित कोई ब्लॉक होता है या नहीं होता है, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने। निश्चित रूप से हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं और जो लेखक भी सुन रहे हैं, वो राइटर्स ब्लॉक की जो भ्रम है वो दूर होगा निश्चित रूप से। परिहार साहब, मैं इतना जरूर कहूँगा कि अगर आप एक सामान्य जिंदगी को छोड़ के अगर आप ज्यादा लोभ लाभ में पड़ जाते हैं, है ना, ज्यादा दौड़ लगने लगती है बड़े ऊंचे ठिकानों पर, और इसको खुश करने में, उसको खुश करने में, यहाँ से लाभ लेने में, वहां से लाभ लेने में, तो फिर वो जो संवेदना आपकी है वो मरने लगती है। बहुत बड़ी बात कही आपने। इसलिए इससे जुड़ी एक बात मैं और कहता हूँ कि व्यंग्य लिखने का अधिकार नहीं है किसी भी लेखक को। वो अधिकार तभी है जब लोगों के, समाज के स्पोक्स पर्सन आप बने, तब आपको अधिकार प्राप्त होता है। वो अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए व्यंग्य लेखन नहीं होता है। समाज के लिए जब आप खड़े होते हैं तब व्यंग्य लेखन होता है। इस चीज को मेरे ख्याल से सभी को ध्यान देना चाहिए इस बात पर। एक सवाल मैं आपसे और करूंगा, उसके बाद अमायरा बता रही हैं, कुछ और लोग हमसे जुड़े हुए हैं जो अपनी बात कहेंगे। मेरा सवाल ये था कि अक्सर जब हम हर लेखक के मन में ये आता है कि मैं जितना कुछ भी लिख रहा हूँ, समाज को मैं जो दे रहा हूँ, उसके प्रतिसाद के रूप में कहीं ना कहीं उसे सम्मान या पुरस्कार मिले। मैं आपका ये बायोडाटा पढ़ रहा हूँ तो मुझे हैरानी है कि मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रदत्त वागीश्वरी पुरस्कार 1994
और उसके बाद में भवभूति अलंकरण 2024 और इस बीच में राजस्थान पत्रिका द्वारा प्रदत्त सृजनात्मक सम्मान और संवाद संस्था सागर द्वारा आपको परसाई सम्मान मिला। मात्र 4 पुरस्कारों का जिक्र आपने किया है, हो सकता है आपको और भी मिले हों। तो आप क्या मानते हैं कि पुरस्कार लेखक को संबल प्रदान करता है अगर उसे सही माने में उसकी जो रचनात्मकता है उसका मूल्यांकन किया जाए तो? मैं पुरस्कार जरूरी नहीं समझता हूँ, बिल्कुल गोस्वामी जी। पुरस्कार मेरा काम लिखने का है, जो मुझे प्रकृति ने दी है, क्षमता दी है लिखने के लिए, तो मेरा वही काम है। परसाई जी ने भी लिखा है कि ये तो साधना है ना। खाला का घर जैसे कहते हैं ना कि खाला का घर ना ही शीश उतारे भूई धरे वाला, वही होता है। तो ये मैंने एक बहुत अच्छा सेंटेंस कहीं किसी बड़े लेखक का पढ़ा था कि भाई मैं कुछ नहीं, मैं तो प्रकृति का और मुंशी हूँ। जो प्रकृति मुझसे लिखाती है जब तक मैं लिखता हूँ, और जिस दिन वो नहीं लिखाएगी उस दिन बंद हो जाएगा। ऐसे ही सुमित्रानंदन पंत जो बड़े कवि थे, वो जब लिखने का उनके दिमाग में कुछ नहीं आता था तो वो कहते कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे छुट्टी मिली हुई है, मेरे दिमाग में अभी कुछ नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, कुछ दिमाग में कुछ है ही नहीं। तो ये जो चीज है, पुरस्कार वगैरह जो है, वो लेखक को बहुत ज्यादा इनकी इच्छा नहीं करना चाहिए। जो आपको जो क्षमता और जो इच्छा और जो आपको इंस्पिरेशन प्रकृति ने दिया है, तो लिखना चाहिए। ये पुरस्कार आता है, मिलता है या नहीं मिलता है, इनका कोई महत्व मेरी दृष्टि में नहीं है। जी, बहुत बड़ी बात कही है आपने, क्योंकि आज का दौर तो ऐसा है कि कई बार तो लोग लिखने से पहले ही पुरस्कार के लिए नामित होना चाहते हैं, और पुरस्कार की एक ऐसी दौड़ और एक ऐसी भागम भाग मची हुई है हमारे आसपास कि हर लेखक उसकी तरफ दौड़ते हुए यह नहीं देख रहा है कि रचनात्मकता में जो कमी आ रही है उस पर ध्यान देना चाहिए। हमारा कौन है वो 2 लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं? जी, पहला संदेश है अनूप शुक्ल जी का, जो मैं श्रोताओं को और सर को सुनाना चाहती हूँ। मैं कानपुर से अनूप शुक्ला बोल रहा हूँ। आज बॉक्स पर परिवार जी के लेखन पर और उनके व्यक्तित्व पर चर्चा हो रही है। इसके लिए मैं बॉक्स फॉर एफएम को बधाई देता हूँ कि आज वो हिंदी व्यंग्य साहित्य के वरिष्ठ पीढ़ी के लेखक श्री कुंदन सिंह परिहार जी पर चर्चा करने जा रहे हैं। कुंदन सिंह परिहार जी के लेखन के बारे में कहा जाए तो मैं कुछ कहूँ इससे बेहतर होगा जो उनकी पीढ़ी के लोग जो हिंदी साहित्य के, हिंदी व्यंग्य के पुरोधा हैं, उनकी बात से मैं उनके बारे में अपनी बात कहना चाहूँगा। हरिशंकर परसाई जी ने परिहार जी के लेखन को रेखांकित करते हुए लिखा है कि परिहार के पास तीखी नजर और प्रगतिशील दृष्टिकोण है। वे राजनीति, समाज सेवा, शिक्षा, संस्कृति, प्रशासन आदि के क्षेत्रों की विसंगतियों को कुशलता से पकड़ लेते हैं। समाज में जो पाखंड, मिथ्याचार, ढोंग, स्वार्थपरता, भ्रष्टाचार, दोमुहापन, झूठ आदि चलते रहते हैं, वे परिहार की दृष्टि से बचे नहीं रह सके। वे इनके पत्नी चरित्र भी खोज लेते हैं। परिहार जी के बारे में इस तरह की जो विचार परसाई जी ने कहे, उनको मैं सहमत व्यक्त करता हूँ और कामना करता हूँ कि परिहार जी का लेखन आगे भी सतत जारी रहे और वो लगातार लिखते रहे और नए लोगों के लिए प्रेरणा देते रहे। धन्यवाद। धन्यवाद शुक्र जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बॉक्स एफएम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज व्यंग्य के रंग प्रभात गोस्वामी जी के संग में आदरणीय वरिष्ठ व्यंग्यकार प्रोफेसर कुंदन सिंह जी परिहार साहब पर केंद्रित रखा है। परिहार साहब व्यंग्य की एक स्कूल है। आप परसाई परंपरा के सशक्त व्यंग्यकार हैं। लगभग 6 दशकों से भी अधिक समय से आप निरंतर सृजनरत हैं और गुणात्मक स्तर पर इनका सृजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मात्रात्मक में ये कम विश्वास रखते हैं। जिनकी परंपरा के आधार पर ही इनके व्यंग हम देख सकते हैं कि इनको पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि हमारे समाज की सभी विसंगति हमारे सामने आ गई है। केवल विसंगति ही सामने नहीं आई है, लेकिन एक स्वस्थ समाज के लिए एक दृष्टि भी हमारे सामने आती है। और कहा जाता है कि व्यंग्यकार प्रतिपक्ष की भूमिका निभाता है और परिहार साहब इस भूमिका को बखूबी निभा रहे हैं कि सत्ता के विरुद्ध खुल के लिखते रहे हैं। वह सत्ता केवल राजनीतिक ही नहीं, धर्म, मजहब, समाज, आर्थिक, व्यक्ति, कोई भी सत्ता हो, चाहे साहित्यिक सत्ता हो,
इनकी विसंगतियों को वे उजागर करते हैं और केवल उजागर ही नहीं करते वरन एक दृष्टि भी हमें देते हैं कि किस तरीके से समाज की स्थिति बननी चाहिए। परिहार साहब की व्यंग कथाएं मुझे बहुत पसंद। वो आकार में छोटी होती है लेकिन बहुत ही मारक होती है और उनकी व्यंग कथाएं पढ़ते हुए मुझे बहुत बार परसाई जी का स्मरण हुआ है कि छोटी छोटी व्यंग कथाओं के अंदर वो बहुत ही गहरी बात कह देते हैं और वो व्यंग कथाएं लंबे समय तक पाठकों के मन में बसी रहती हैं। परिहार साहब केवल व्यंगकार ही नहीं वरन कथाकार भी हैं और साथ साथ व्यंग आलोचक भी हैं। व्यंग धारा की ऑनलाइन गोष्ठियों के अंदर मैं परिहार साहब को उनके विचारों को सुनता रहा हूँ, चाहे उनसे रूबरू मिलना न हो पाया, लेकिन उनको सुनते हुए उनको पढ़ते हुए हमेशा ऐसा लगता है जैसे कि परिहार साहब से बात होती रही है, उनसे मैं मिलता रहा हूँ। फोन पे भी मेरा उनसे संवाद हुआ है। बहुत ही सहज विनम्र स्वभाव है उनका, कहीं भी दम्भ छू नहीं सकता उनको। ऐसे रचनाकार जो कि स्वभाव में सहज हैं लेकिन उनके व्यंग बहुत मारक हैं। मैं परिहार साहब निरंतर सदुन्नत रहे हैं यह कामना करता हूँ और उनकी राजस्थानी में कहते हैं वैसे हजारी उम्र हो और बेहतरीन सृजन हमें देते रहें और व्यंग को समृद्ध करते रहें। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं परिहार साहब को और उन्हें भाई प्रभात जी को साधुवाद कि वो लंबे समय से यह कार्यक्रम चला रहे हैं और आज पूरे देश के अंदर इस कार्यक्रम की प्रशंसा हो रही है। मैं पुनः सभी साथियों का अभिनंदन करता हूँ। मैं बीकानेर से बुलाकी शर्मा, धन्यवाद। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। यह आखिरी संदेश था बुलाकी शर्मा जी का। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चैट बॉक्स में सर आपके लिए एक सवाल है। केदार शर्मा जी हैं टॉक राजस्थान से जो लिख रहे हैं, व्यंग में आलोचना नहीं होगी तो व्यंगकारों की रचनाओं में सुधार कैसे होगा? यदि पाठकों की संख्या में इजाफा नहीं होगा तो हम बदलाव की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? जी, आलोचना की कमी तो व्यंग में है। आलोचक बहुत कम आए हैं, एक दो आए थे। जो एक बालेंद्र शेखर तिवारी थे बिहार के, वो अच्छी आलोचना करते थे। ऐसे ही दिल्ली में श्रवण गर्ग जी थे, वो भी अब नहीं रहे। तो आलोचना का अभाव है और इस कारण लेखक ही अब आलोचक बनकर एक दूसरे के समीक्षा वगैरह और उस पर दृष्टि डालते रहते हैं, जो कि पर्याप्त नहीं है। अब मैं ऐसा समझता हूँ कि अब हमारे पास बिल्कुल निष्पक्ष और बिना किसी लिहाज के आलोचना करने वाले, मूल्यांकन करने वाले होना चाहिए, जो कि अभी व्यंग में नहीं है। इसे हमें मानना पड़ेगा और उससे लेखकों का नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि उनको बताने वाला कोई नहीं है कि वो अच्छा लिख रहे हैं या खराब लिख रहे हैं। पाठकों की समस्या तो है और पाठकों की समस्या अभी रहेगी, कब तक रहेगी इसको कह पाना तो भारत के लिए बड़ा मुश्किल है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही। और कुंदन सिंह जी परिहार, 1 घंटे का समय कैसे बीत गया इसका पता ही नहीं चला। आज आप एक बात मैं गोस्वामी जी, हेलो जी, जी बताएं। आपने कहा था कि लोग दौड़ रहे हैं पुरस्कारों के लिए, तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये दौड़ जो है वो लिखने की क्षमता खत्म कर देती है। जो दौड़ होती है ना, जो दूसरों के पीछे पीछे भागना और उनको खुश करने की कोशिश करना और जोड़ तोड़ बैठाना, ये सब जो चीजें हैं ये लेखन के लिए घातक है। फिर आप ये समझ लीजिए कि पुरस्कार अगर जोड़ तोड़ में मिलेगा तो फिर वो लेखन को प्रभावित करेगा। जी बिल्कुल सही बात कही आपने। और कुंदन सिंह जी परिहार, आज आपसे बातचीत करके हमें बहुत आनंद आया और हमारे श्रोता भी लाभान्वित हुए होंगे। निश्चित रूप से आपकी बातों से व्यंग्य विमर्श को एक मजबूती मिली है और आप जैसे मनीषी के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं, लेकिन घड़ी हमको इशारा कर रही है कि अब समय पूरा हो रहा है। एक बार पुनः कुंदन सिंह जी परिहार, हम आपका बॉक्स एफएम की तरफ से, मेरी अपनी तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट कर रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद गोस्वामी जी, धन्यवाद। आपकी सभी टीम को धन्यवाद।